अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोमेडिकोस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेड सेशन में हमने चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ा। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो कि होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन है। तो अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए मुश्किल नहीं है और ये हमने पहले की क्लासों में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो दोबारा अगेन एक हिसाब से रिपीटिशन हो जाएगी और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो देख लें, जो ये होम्योस्टेसिस वर्ड है, दैट होम्योस्टेसिस, ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स, एक होमियोस और दूसरा स्टेसिस। होमियोस मीन्स सिमिलर आर अलाइक एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंड स्टिल, या आप बोल दें कि रिमेन सेम। तो ये जो है ना वो लिटरल मीनिंग है होम्योस्टेसिस की, मतलब कि सिमिलर कंडीशन में रहना। ओके, सो ये क्या है होम्योस्टेसिस? एक्चुअली होम्योस्टेसिस एक किस्म का मैकेनिज्म है। ओके, सो होम्योस्टेसिस इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? टू मेंटेन constant internal environment with respect to the external environment। मतलब कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखें दो टाइप्स बन गए एनवायरनमेंट के, एक तो हो गया एक्सटर्नल और दूसरा हो गया इंटरनल। अब देखते हैं इन दोनों एनवायरनमेंट्स को कुछ मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन दोनों की हम बात करें तो बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? आपको आइडिया तो होगा बिल्कुल, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, दैट इज द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में हमने क्या कहा कि होम्योस्टेसिस एक ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखे। ओके, अब देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहले डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद होम्योस्टेसिस पे फिर आके इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वर्ड एक्सटर्नल से ही जाहिर हो रहा है, मतलब कि ये जो है वो क्या होगा, ये वो है दैट सराउंड्स अवर बॉडी, ये वो एनवायरनमेंट है जो हमारी बॉडी को सराउंड कर रहा है। इट मीन्स जो एनवायरनमेंट हमारी जो कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी है उसके सराउंडिंग में है, सो दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका फंक्शन ये है कि ये हमें या हमारी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसके साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड, और वेस्ट प्रोडक्ट को हम एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो ये एनवायरनमेंट जो है ये कंप्लीट जो एक बॉडी है उसको सराउंड कर रहा है। ओके, दे सराउंड्स अ कंप्लीट बॉडी। अब देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है कि ये वो एनवायरनमेंट है जो हमारे सेल्स को सराउंड कर रहा है। ओके, और आपको पता है कि अगर हम सेलुलर लेवल पर बात कर रहे हैं तो सेल्स के सराउंडिंग जो स्पेसेस होती है यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसमें जो फ्लड होता है यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लड, तो वो जो वाटरी फ्लड है दैट इज द वाटरी
फ्लड अ वाटरी इन्वायरमेंट, ओके, वाटरी इन्वायरमेंट जो कि किसका बना हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लड का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, that surrounds the cell, that surrounds the cells. सो ये वो इन्वायरमेंट जो ना, इसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ओके, सो उनके बीच में एक किस्म का फ्लड पाया जाता है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लड कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लड जो है ये वो फ्लड है जिससे सेल का कनेक्शन होता है। इट मीन्स जिस तरह से हमारी सराउंडिंग जो है इससे हमारा कनेक्शन है, हमारी बॉडी का कनेक्शन है, इस तरह से सेल की जो सराउंडिंग में मौजूद इंटरस्टिशियल है फ्लड है, तो वहाँ उसका जो है वो कनेक्शन है। अब ये भी क्या करता है, ये इन्वायरमेंट जो है वो सेल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड थ्रू दिस इन्वायरमेंट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल इज एक्सक्रीटेड इवेंचुअली, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे इसी तरह एक्सक्रीट करा जाता है इस इन्वायरमेंट में। ओके, सो ये दो तरह के इन्वायरमेंट जो हैं वो हमारी जो हमें सराउंड कर रहे हैं। अब देखिए, एक इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, किस तरह से, देखिए हमारी जो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में है। मतलब कि कभी अगर हम बात करें वेरियस कंडीशंस की या वेरियस फैक्टर्स की, जिस तरह से टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर या तो कोल्ड वेदर हो सकती है, हॉट वेदर भी हो सकती है। ओके, ह्यूमिडिटी की बात करें तो लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। हम किसी लोअर एल्टीट्यूड पे भी हो सकते हैं या हायर एल्टीट्यूड पे भी हो सकते हैं। हमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मिल रही होती है या लो भी मिल रही होती है। इट मीन्स कि जो ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो हर बार फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, और इसी कंडीशन में यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ पे हर चीज जो है वो चेंज हो रही है, वहाँ पे जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है यानी कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो क्या कर रही है, उन चीज़ों को मैनेज करते हुए, एडजस्ट करते हुए हमारे जो भी अंदर की जो सिचुएशंस हैं उन्हें क्या कर रही है, कांस्टेंट रख रही है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में वो चेंज नहीं आ रही। किस तरह से, देखें, अगर मैं बोलूँ कि अभी जो है वो टेम्परेचर बाहर 43 सेंटीग्रेड है। ओके, सो अगर मैं आपको बात पूछूं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा तो आप बोलेंगे 36.7 सेंटीग्रेड। ओके, देखें बाहर कितना भी टेम्परेचर है लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है, उन चीज़ों से कंपनसेट कर रही है। ओके, और हमारी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। तो इसी चीज़ का जो नाम है वो होम्योस्टेसिस है। ओके, इट मीन्स कि जब हम अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, ओके, तो इस तरह के जो मैकेनिज्म्स हैं वो होम्योस्टेसिस कहलाएंगे। समझ में आ गया? सो ये जो है वो होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया उससे फिर से हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बात की टेम्परेचर की। ओके, सो टेम्परेचर एक फैक्टर है, ओके, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमेशा चेंज हो रहा है। ओके, अगर हम कोल्ड वेदर में जाएं तो कोल्ड वेदर की बात अगर करें तो कोल्ड वेदर में क्या हो रहा है, कोल्ड वेदर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो लो होता है। ओके, और हमारी बॉडी अगर इस एनवायरनमेंट में रह रही है तो इसका भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। सही है, लेकिन लो नहीं होता। बताइए क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी कुछ एडाप्ट कर रही होती है। मीन्स डेट अबाउट होम वी विल टॉक, डेट इज एडाप्टेशन। ओके, तो इट मीन्स कि जब कोई चीज़ चेंज हो रही हो, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ, एक कोल्ड इन्वायरमेंट में जब हम थे तब बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो बाहर का जो टेम्परेचर है वो लो था और हमारी बॉडी ने क्या किया, कुछ एडाप्टेशंस की, किसी चीज़ को एडाप्ट किया, कुछ ऐसी सिचुएशंस को एडाप्ट किया जहाँ पे क्या किया कि कोल्ड जो कंडीशन हो रही है बाहर उसे कंपनसेट करती जा रही है। किस तरह से? कंटिन्यूस शिवरिंग से। ओके, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए, वेजो कंस्ट्रिक्शंस कराते हुए,
तो ये चीज़ें जो पहले नहीं थी, लेकिन अब जब यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर चेंज हुआ कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो हमारी बॉडी ने उन चीज़ों को एडाप्ट किया, उन चीज़ों को एडजस्ट किया, और इसी तरह से हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा। सो इस तरह से जो है हमारा होम्योस्टेसिस बॉडी का काम कर रहा होता है। ओके, सो इसी तरह से अगर हम बात करें हॉट वेदर की, जब हम किसी हॉट वेदर में जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है एक्सटर्नल टेम्परेचर तो हाई होगा, लेकिन तब भी हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिर भी कांस्टेंट होगा। ओके, अब देखिए वो कांस्टेंट क्यों होगा, वो कौन सी एडाप्टेशन हैं जो हमारी बॉडी करेगी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अगर हम हॉट वेदर की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस स्वीटिंग होती है हमारी बॉडी में, तो वो स्वीटिंग जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ओके, सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने नाम लिखा होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन का, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है। होम्योस्टेसिस उस मैकेनिज्म का नाम है जिसके थ्रू इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वो चीज़ें जिनकी एडजस्टमेंट हुई है, जिनको हमारी बॉडी ने अडाप्ट किया है, उन्हें हम बोलेंगे एडाप्टेशंस। ओके, सो इट मीन्स कि अगर आप एडाप्टेशन को डिफाइन करना चाहो तो एडाप्टेशन को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, तो इधर ही मैं लिखता हूँ एडाप्टेशन के बारे में। सो व्हाट इज एडाप्टेशन? Adaptation. These are the adjustments. These are the adjustments that our body perform. That our body perform to maintain homeostasis. ओके, सो ये जो एडाप्टेशन होगी, और इनके बारे में मैंने आपको पहले समझाया है कि किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमने एडाप्टेशन करी है। ओके, सो होप सो अब तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि होम्योस्टेसिस क्या है, ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, एंड देन एडाप्टेशन किसे कहते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे देखते हैं, आगे इस को कंटिन्यू करेंगे। अब होम्योस्टेसिस को समझने के बाद हम उन चीज़ों की तरफ चलेंगे जो होम्योस्टेसिस पर इफेक्ट करती हैं। मतलब कि अब देखें हमारी हेल्दी बॉडी है, तो हेल्दी बॉडी तो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से हमें एडाप्टेशन करनी पड़ रही है या वो हमारी बॉडी में चेंज ला रहे हैं। सो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कि जो हमारा टॉपिक होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, दैट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द होम्योस्टेसिस। ओके, सो ये हमारी हेडिंग है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस। Factors affecting homeostasis. अब देखिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट करते हैं। ये वेरियस जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, उसके अलावा हमारे जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं बॉडी के, देन हमारी लाइफ स्टाइल वो भी होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट करती है, एंड देन साइकोलॉजिकल एज वेल एज मेडिकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी होम्योस्टेसिस पे असर डालती हैं। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनके चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एडाप्टेशन करती है, और एडाप्ट करते हुए हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्पफुल रहती है। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, यानी कि एक्सटर्नल environmental factors. External environmental factors. So first factor
जिसकी हम इधर बात करेंगे, दैट इज द टेम्परेचर। तो इसकी डिस्कशन हमने पहले भी करी थी। अब देखें, जब टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली मतलब कि चेंज होता रहता है, वो तो जब हमारी बॉडी किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो उसका इम्पेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे अगर हमारी बॉडी एडाप्टेशंस ना करे तो। ओके, लेकिन हमारी बॉडी एडाप्टेशंस कैसे करेगी? एक कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। ओके, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म पे भी इम्पेक्ट पड़ता है कि लो मेटाबॉलिज्म एंड मेजर शिवरिंग होती है। ओके, उसके अलावा हमारे जो एयर्स होते हैं बॉडी के, वो इरेक्ट भी होते हैं। ओके, सो ये चीज़ें क्या करती हैं, एक कोल्ड वेदर में हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्पफुल रहती हैं, या यही वो एडाप्टेशन है जो हम करते हैं। अगर हम बात करें हॉट वेदर की, जब हमारा जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है, तो हमारी बॉडी उसे किस तरह से कंपनसेट कर रही है, वहाँ पे हम जो है वो, या हमारी बॉडी जो है वो स्वीटिंग, कंटिन्यूस स्वीटिंग कर रही होती है। ओके, स्वीट ग्लैंड्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसे कंटिन्यूसली एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रख पाती है। ओके, सेकेंड फैक्टर अगर बात करें उसकी, तो जो सेकेंड फैक्टर होगा वो है ह्यूमिडिटी। ओके, अब देखें, अगर ह्यूमिडिटी हमारी जो एयर की जो है एटमॉस्फेयर में, वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। ओके, सो देखें, अगर ह्यूमिडिटी हाई है, ओके, सो ये क्या करेगी, ये हमारे स्वीट ग्लैंड्स पे उनके फंक्शन में इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस करेगी, मीन्स इट विल काज इम्पेयर्ड स्वीट सीक्रेशन। ओके, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी, मतलब वो टेम्परेचर हाई रहेगा। ओके, अगर इस तरह से एडाप्टेशन ना हो तो, एंड देन लो अगर कंडीशन हो तो उसमें क्या होगी, अगर लो ह्यूमिडिटी है और हम एडाप्टेशन नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगी। ओके, रेस्पिरेशन में यानी कि रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग के, तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हमें। ओके, एंड डिहाइड्रेशन एज वेल। तीसरा फैक्टर, अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, तो वो है एल्टीट्यूड, मींस ऊंचाई। ओके, अगर हम किसी ऊंची जगह पे हैं, हाई सरफेस पे हैं, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो सकती है, मींस व्हाट मे काज देयर में बी ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। और ऑक्सीजन डिप्रीवेशन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है हाइपोक्सिया। Okay, hypoxia is what? It is the low level of oxygen in the blood. Okay, so अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होगी, तो ये किस तरह से कंपेंसेट होगी, ये इस तरह से कंपेंसेट होगी कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज एंड हेमोग्लोबिन, जो क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को ले आएंगे और साथ ही जो ब्रीदिंग रेट है उसे हाई करेगी। तो इस तरह से वो ऑक्सीजन को बॉडी में मेंटेन करने में एडाप्टेशन करेगी। ओके, सो इट विल इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। उसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर होंगे इसके साथ ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
तो एट द फोर्थ जिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे वो है टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स। टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स। तो अब देखें टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स यानी कि वो सर्टेन केमिकल्स हो गए, ओके, सर्टेन केमिकल्स या फिर पैथोजेंस, ओके। सो ऐसी चीजें जो क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ओके। तो इनसे जो है वो बॉडी किस तरह से एडाप्टेशन करती है, तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को फॉलो करती है जो इससे रिलेटेड हो और इन केमिकल्स को खत्म करें। जिस तरह से अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी की पीएच लेवल इंक्रीज हो गई, ओके, या पीएच लेवल डिक्रीज हो गई, मतलब कि किसी तरह से एसिडोसिस अल्कलोसिस हो चुकी है, तो इनके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, ओके। एसिडोसिस मींस बीइंग एसिडिक, अल्कलोसिस मींस बीइंग बेसिक, ओके, जिनको आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। या कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एक्यूमुलेशन हो जाए बॉडी में ज्यादा, तो वो क्या करेगी, वो हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में असर डालेगी, ओके। मींस के कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का वो टॉक्सिन है जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो तो वो हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को लो कर देगा, राइट। सो इट मीन्स कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, अब देखिए ऑक्सीजन में इम्बेलेंस आ रहा है, इट मीन्स कि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा है, ओके। इसके अलावा एट द फिफ्थ हम जिसकी बात करेंगे वो फैक्टर है लाइट, ओके, दैट फैक्टर इज द लाइट। अब लाइट पता है किस चीज को जो है वो डिस्टर्ब करती है, दैट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन circadian rhythm, disturbance in circadian rhythm। तो आपको पता है circadian rhythm क्या है, ओके। ये अगर हम बोलें तो ये स्लीप, ओके, हार्मोन रिलीज, एंड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, ओके। सो ये रिदम वो होते हैं जो क्या क्या हो रहे होते हैं टू द टाइम या टाइम टू टाइम जो है वो हो रहे होते हैं, ओके। अगर हम किसी इन्वायरमेंट में ऐसे में हैं जहाँ पे लाइट ज्यादा है, ओके, तो क्या होगी हमारी स्लीप, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हम सही तरह से सो नहीं पाएंगे। अगर नींद पूरी ना हुई तो इस तरह से क्या होगा, होम्योस्टेसिस इम्बेलेंस होगा, ओके। और हार्मोनल रिलीज उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो लाइट की बैलेंस ना होने की वजह से होंगी। तो ये वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे होम्योस्टेसिस पे असर डालते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, ओके। सो ये नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इंटरनल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं इनको हम इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ओके। सो जो फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो है इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट, इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो ये हमारी बॉडी की फैक्टर्स हैं, ओके, मतलब कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेटेड फैक्टर्स होंगे। सो फर्स्ट फैक्टर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज एजिंग, ओके। विद टाइम टू टाइम जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे होम्योस्टेसिस जो मैकेनिज्म है वो लो हो जाता है, ओके। होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है वो लो होता चला जाता है। तो ये तो नेचुरल एक मतलब ये काज हो गया जो नॉन मॉडिफाइबल है, ओके, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। देन सेकंड जो फैक्टर है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब किसी रीजन की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं उन पे असर पड़ रहा है, ओके।
तो अगर हार्मोन्स नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे या अपना फंक्शन नहीं दिखा रहे तो वो क्या करेंगे, वो होम्योस्टेसिस को इम्पेयर कर देंगे। ओके, किस तरह से? फॉर सपोज आपने डायबिटीज मेलाइटस नाम सुना होगा, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है ना वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ओके, या इसके अलावा आपने थायराइड के डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे। ओके, थायराइड डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ओके, सो ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इट मीन्स कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफेक्टिव हो रही है। ओके, अगर थर्ड हम फैक्टर देखें तो थर्ड फैक्टर जो है वो है जेनेटिक्स, जेनेटिक फैक्टर्स। ओके, कुछ म्यूटेशंस या कुछ ऐसी जेनेटिकली प्रोग्राम चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, हमारे होम्योस्टेसिस पे असर डाल देती है। जैसे कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये क्या करती है, बॉडी में म्यूकस एंड साल्ट इम्बैलेंस काज करती है। म्यूकस एंड साल्ट इम्बैलेंस। ओके, अब ये क्यों हुआ, इम्बैलेंस किस वजह से हुआ, क्यों होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर। ये जेनेटिकली डिजीज हुई सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस काज हो गया। ओके, तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे होम्योस्टेसिस पे असर डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की अगर बात करें, देन स्लीप। ओके, अगर प्रॉपर स्लीप ना हो, मतलब कि हमें प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करेगी। मतलब कि अगर न्यूरॉन्स इतने एक्टिव नहीं होंगे जितने आप प्रॉपर अगर मतलब कि सुकून से सो रहे हो। ओके, एंड देन अगर मोस्ट प्रिसाइजली मैं बात करूं तो वो बात होगी कि हमारा इरेगुलर सर्काडियन रिदम होगा। ओके, इरेगुलर सर्काडियन रिदम होगा। ओके, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकली या इंटरनल फैक्टर्स हैं। ओके, इन्हें नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे मतलब कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन पे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टर्म्स को। साइकोलॉजिकल वो कौन से फैक्टर्स हैं? सो अब हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। द थर्ड आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एंजाइटी, एंड डिप्रेशन, इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। अब देखें, अगर हमारी मेंटलिटी एंशियस है, मीन्स हम एंजाइटी में हैं या हम डिप्रेस्ड हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? हमारी बॉडी पे ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि एक तो हार्मोनल लेवल, मीन्स अल्टर्ड हार्मोनल लेवल होगी। ओके, उसके अलावा इरेगुलर फंक्शंस होंगे हमारी बॉडी के। ओके, स्पेशली ब्रेन के, तो या इरेगुलर रेस्पॉन्सेज किए दें, तो ये किस वजह से होंगे? एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? इमोशनल स्ट्रेस की वजह से फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, इस पे जो है वो असर पड़ेगा। ओके, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल की लेवल इरेगुलर होगी, इम्बैलेंस होगी, तो इसकी वजह से हमारा फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स या जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है वहाँ पे हम इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करें तो वो मेडिकेशन भी है। ओके, सो एट द फोर्थ विल टॉक अबाउट द मेडिकेशन। सर्टेन मेडिकेशन होती हैं जो इम्बैलेंस काज करती हैं।
ओके, जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा डायूरेटिक्स का। अब डायूरेटिक्स क्या करती हैं? डायूरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, यूरिन की एक्सक्रीशन को इनहांस करती हैं, इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन। ओके, इससे क्या होगा, अगर वो यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि अब क्या हुआ कि एक तरह से अगर वो ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो वो तो इम्बेलेंस काज कर लेंगी। ओके, या फिर हम उस जो है वो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो और वहाँ पे फ्लड जो है वो रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से, तो वो क्या काज करेंगी, वो डिहाइड्रेशन काज कर देंगी। ओके, सो इट मीन्स कि ऐसी ड्रग्स जो क्या कर रही हैं, डायूरेटिक्स होंगी या इसी तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं, मैंने जहाँ यहाँ पे स्पेसिफिकली डायूरेटिक्स समझाने के लिए बात कही है। सो ये वो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। ओके, एट द लास्ट जो फिफ्थ फैक्टर्स हैं, एट द फिफ्थ वो हैं हमारी डाइट से रिलेटेड, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो फैक्टर्स हैं वो हमारी डाइट और हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल डाइट नहीं ले रहे हैं, ओके, बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तो क्या होगा, हम मल न्यूट्रिशन में होंगे, राइट, यानी कि हमारी लो न्यूट्रिशन होगी। अगर लो न्यूट्रिशन है तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी का लो होगा और इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, लो, राइट। या किसी एक एसेंशियल, या तो लो न्यूट्रिशन हुई, या एसेंशियल कोई जो विटामिन है वो नहीं है बॉडी में, एसेंशियल विटामिन बॉडी में नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो इसकी वजह से ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। सो मतलब कि डाइट का भी जो है वो असर पड़ रहा है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी ज़्यादा है, हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट मीन्स हार्ट रेट ज़्यादा होगा, इट मीन्स के मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, राइट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। अगर आप की फिजिकल एक्टिविटी लोअर है, ओके, ये हायर की बात करी, अब लोअर, अगर लोअर है तो वहां पे मेटाबॉलिज्म क्या होगा, लो, ओके, एंड दैट विल लीड टू ओबेसिटी एंड सच डिसऑर्डर्स, राइट। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे होम्योस्टेसिस पे असर डालते हैं। ओके, इन्हें नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स को पढ़ने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो वो कौन से मतलब मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं या हमारी बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई करती है किसी स्टिमुलस को, एंड देन उसके लिए काम भी करती है, उसे इंटीग्रेट भी करती है और इस सिचुएशन को हैंडल करती है, राइट। सो दैट सिस्टम इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, मतलब कि फीडबैक पता है हमें कि फीडबैक लेना मतलब कि आपको जो समझाया गया है आप उसे समझ पा रहे हो नहीं, मतलब कि किस तरह से कि एक चीज बढ़ाई तो क्या वो बढ़ रही है, या किसी चीज को हमें कम करना था क्या वो कम हो रही है। सो दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस या मैकेनिज्म्स या प्रोसेसेस, दीज आर नोन एज फीडबैक प्रोसेसेस और फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, और हमारा जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस का वो इन पे ही काम करता है। सो ये होम्योस्टेसिस जो मैकेनिज्म है ये दो तरह के हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिनको हम अच्छे से इधर समझेंगे। ओके, उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर के जो फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन होते हैं। ओके, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स इन अ कंट्रोल सिस्टम। नंबर वन, डिटेक्टर। ओके, डिटेक्टर मीन्स क्या,
ये वो चीज होती है, ये वो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं किसी चेंज को। ओके, इट मीन्स के एक तरह से जो स्टिमुलाई हो रहा है उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, इन डिटेक्टर्स का होता है। ओके, देन एट द सेकेंड जो है वो है कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटिंग सेंटर भी हम जिसे बोल सकते हैं। मतलब कि जो स्टिमुलस हुआ, जो चेंज हमें दिखा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे जैसे ही हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगी ये बात, तो वो इसे इंटीग्रेट करेगा और वो मतलब कि ये कोशिश करेगा कि इस चीज को आखिर कैसे कम किया जाए या कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कि नॉर्मल लेवल पे कैसे लाया जाए। क्योंकि हमारी मतलब कि ये कंट्रोल सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मतलब कि विद इन नैरो लिमिट्स हर बात जो है वो वहाँ पे मतलब एज्यूम होती है कि ये चीज इस लेवल पे होनी चाहिए। ओके, अगर उससे ज्यादा है तो उसे कम करो, अगर कम है तो उसे ज्यादा करो। तो ये चीज जो है वो कौन फाइंड आउट करता है, दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, मीन्स लाइक आवर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन जो थर्ड फैक्टर है वो हमारे इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर्स। ओके, सो कंट्रोल सेंटर ने जैसे ही उसे इंटीग्रेट किया, उसकी इंटीग्रेशन से जो वो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो वो रेस्पॉन्स कहलाएगा, सॉरी, वो जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा जिस ऑर्गन के थ्रू, दीज आर द इफेक्टर्स, राइट। सो इस तरह से हमारे जो ये कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, वो इन चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड देन रेस्पॉन्स जनरेट करके उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ओके, सो बात करते हैं इन फीडबैक मैकेनिज्म्स की, जो कि दो तरह के हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो अगर हमारी बॉडी एक चीज जो कि बढ़ रही है और उसको साथ ही साथ बढ़ाती जाए, मतलब कि एक चीज हमारी बॉडी में इनहांस हो रही है और वो उसे इनहांस करे, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर एक चीज इनहांस हो रही है और वो उसे रिड्यूस करे, या रिड्यूस हो रही है तो उसे इनहांस करे, मतलब कि अपोजिट। ओके, अगर एडजेसेंट वर्क हो, मतलब कि सिमिलर एक्ट हो, सिमिलर एक्ट, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, और अगर अपोजिट हो देन दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो ये दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक में कोई चीज बढ़ रही है तो उसके साथ उसे बढ़ाना है, और अगर वो कम हो रही है तो उसे कम करना है। ओके, जब आप इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तब आपको अच्छे से ये आइडिया हो जाएगा। अब देखें, इनकी डिस्कशन करते हैं। सो पॉजिटिव फीडबैक जो है ये क्या करता है, इट एम्पलीफाइज द चेंज। एम्पलीफाई मीन्स टू इंक्रीज, मतलब कि जो चेंज आया है उस चेंज को खत्म नहीं करेगा बल्कि उस चीज को इनहांस करेगा, बढ़ाएगा। ओके, और नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इसके अपोजिट, मतलब कि जहाँ पे एक चीज एम्पलीफाई हो रही है वो उस चीज को क्या करेगा, रिड्यूस और रिवर्स, मतलब कि बॉडी के एक्शन के अपोजिट काम हो तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा। देन अगर बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो ये इनका पर्पस है। ओके, दिस इज द पर्पस कि वो पॉजिटिव फीडबैक आखिर क्यों काम कर रहा है, टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे कोई खास ऐसा काम होगा जिसे बॉडी परफॉर्म करना चाह रही है, तो उसकी वजह से वो पॉजिटिवली काम करती है। किस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल को समझते हैं हम। ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ, ओके, ड्यूरिंग ए चाइल्ड बर्थ लेबर पेन होता है। ओके, लेबर पेन की वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो डिलीवरी है वो नॉर्मली मतलब आसानी से होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है। किस वजह से, ऑक्सीटोसिन के रिलीज की वजह से। तो जैसे जैसे मतलब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन को वो हमारी बॉडी ज्यादा सीक्रेट करती जा रही है। ओके, मतलब कि जो नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा इंक्रीज करा। तो क्यों इंक्रीज करा, ताकि वो चाइल्ड बर्थ जो है वो नॉर्मल हो, मतलब कि एक चीज एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट किया, लेकिन किस तरह से, एम्प्लीफिकेशन से, ऑक्सीटोसिन के ज्यादा रिलीज करने से। ओके, उसे डिक्रीज नहीं करा। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक का क्या मैकेनिज्म है कि ये मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस को। ये होम्योस्टेसिस मतलब कि कोई चीज अगर कम हो गई है तो उसे मेंटेन करनी है। ओके, अगर बढ़ गई है तो भी उसे लाइन पे ले आना है। ओके, एक नैरो लिमिट जो सेट है उस सेट पॉइंट पर ले आना है। देन देखिए, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल सिचुएशन है। ओके, और ये मोर स्टेबल है।
ओके, मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल मीन्स के ये ऐसी सिचुएशन है जो कि आप इंस्टेंटली डिक्रीज नहीं कर सकते, जो कि ये जो है वो डिक्रीज हो सकती है। देन अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। सो दीज आर द एग्जांपल्स, जैसे कि चाइल्ड बर्थ समझाया मैंने कि लेबर पेन होता है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। देन ब्लड क्लोटिंग की बात करें तो जहाँ पे ब्लड क्लोट हो रहा है वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, हमारी बॉडी की जो प्लेटलेट्स हैं वो बाकी प्लेटलेट्स को आपस में मतलब कि ले आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। इससे क्या होगा कि एक तो क्लॉटिंग हो रही है लेकिन दूसरे प्लेटलेट्स जैसे आ रहे हैं तो ज़्यादा क्लॉटिंग परफॉर्म होगी। ओके, मीन्स कि एक चीज़ जो हो रही है क्लॉटिंग उसे ज़्यादा इनहांस कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक, राइट। एंड देन लैक्टेशन, जैसे बेबी फीड कर रहा होता है, ओके, जैसे ही वो सक करता है मिल्क को तो उसकी इजैकुलेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। सो इट मीन्स कि जैसे मिल्क बढ़ा मतलब कि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है, किस वजह से, सकिंग की वजह से। तो दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक के एग्जांपल्स हो, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से होगी तो वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। देन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, अब ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल किस तरह से, इंसुलिन के फंक्शन से। ओके, इंसुलिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन है, इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। ओके, अगर ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में हाई है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसे लोअर करेगा। और इसी तरह से अगर ग्लूकोज लेवल लो है तो क्या करेगा, ग्लूकागोन एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का जो लेवल है ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि दो हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज कम हुआ उसे मेंटेन करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसे यूज करके, यूटिलाइज करके या हमारे स्टोर करके नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे, राइट। देन देखिए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ओके, कि ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो सेम वे जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने साल्टी चीज़ें नहीं लेनी। ओके, या अगर लो है तो आप ORS पिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करिए, इन ये वो फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं। ओके, एक चीज़ कम हो गई थी, हमने उसे बढ़ाने की कोशिश की है, सो दैट इज द व्हाट इज द नेगेटिव फीडबैक, राइट। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यह था आज का हमारा चैप्टर नंबर 2, होमियोस्टेसिस इन एडाप्टेशंस। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी नोट्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिएगा। थैंक यू सो मच।